हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो हमारे 100 एमसीक्यू वाली सीरीज़ है उसका पार्ट नंबर सेकंड है। दोस्तों इसके पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको इसके पहले वाले 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं और आज हमारा इसका पार्ट सेकंड है, उसके अंदर अपन करेंगे अगले वाले 25 क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों की। आपका जो 26 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है प्रेरकत्व में एकत्रित ऊर्जा का रूप होता है या प्रेरकत्व L वाले एक कुंडली में धारा I बह रही है तो इसमें संचित ऊर्जा किस प्रकार से होगी। दोस्तों आपको क्या दिया कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक प्रेरकत्व है यानी कुंडली है, इसका यदि प्रेरकत्व गुणांक हमारा L है और इसके अंदर धारा I प्रवाहित हो रही है तो इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है यानी संचित ऊर्जा होती है वो आपको बतानी है कि किस रूप में होती है, विद्युतीय होती है, चुंबकीय होती है या दोनों ही प्रकार की होती है या ऊष्मीय प्रकार की होती है। तो सबसे पहले तो आपको इसके जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, संचित एनर्जी का फॉर्मूला नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है 1/2 Li² होता है। और हम सभी जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा Li होता है। तो इस फॉर्मूले को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/2 या 5I भी लिख सकते हैं क्योंकि Li की जगह अपन 5 रखेंगे। तो यहाँ से अपन देखते हैं दोस्तों इसके अंदर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो ये जो हमारी एनर्जी हो जाएगी इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है वो याद रखना हमारी चुंबकीय प्रकार की होती है, मैग्नेटिक होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा यानी कि चुंबकीय। तो चलते हैं हमारे 27 नंबर के क्वेश्चन पर। 27वें क्वेश्चन में क्या बताना है कि L1 और L2 स्वप्रेरकत्व वाली दो कुंडलियों को एक दूसरे के निकट रखा जाता है, संपूर्ण फ्लक्स एक दूसरे के साथ संबंधित रहते हैं तो अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक M है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि हमारा कोई भी एक अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक है। अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक हम अन्योन्य प्रेरकत्व है सॉरी दोस्तों, इसके अंदर अपन सभी जानते हैं कि दो कुंडली होती हैं। तो आपको क्या दिया कि जो हमारी पहले वाली कुंडली का स्वप्रेरकत्व L1 दिया हुआ है और दूसरी का स्वप्रेरकत्व L2 दिया हुआ है। तो इनसे जब अन्योन्य प्रेरकत्व बनाया जाता है तो हमारा जो अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक आपको कितना दिया हुआ है, इसका M दिया हुआ है। तो ये बताना कि किसके बराबर होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, इन दोनों के यानी डिवाइड के बराबर होता है, या इन दोनों के मल्टीप्लाई के स्क्वायर के बराबर या मल्टीप्लाई के रूट के बराबर। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी दो कुंडलियों से जो हमारा प्रेरकत्व बनाया जाता है, इन दोनों अलग अलग कुंडलियों का हमें स्वप्रेरकत्व दिया हुआ हो तो याद रखना जो अन्योन्य प्रेरकत्व होता है वो हमारा क्या होता है कि इन दोनों का जो प्रेरकत्व है उसके मल्टीप्लाई के रूट के बराबर होता है, यानी M=L1L2 का रूट होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला, यानी M=√L1L2। अब चलते हैं 28वें क्वेश्चन पर। 28वें क्वेश्चन में क्या बताना है कि एक धातु की छड़ नियत वेग से लंबाई के लंबवत गति करती है। छड़ ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है जो कि छड़ और वेग दोनों के लंबवत है। तो सही कथन सुनिए। आपको क्या बताना है कि आपके पास यानी इस प्रकार से कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसके लंबवत एक छड़ रखी हुई है और इस लंबाई की यानी छड़ के लंबवत एवं जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों के लंबवत इसको इस डायरेक्शन में यानी गति करवाया जाता है। तब आपको बताना कि इस छड़ से संबंधित हमारा कौन सा कथन यानी सही होगा। पहले कथन में आपको क्या दिया कि जो विभव होता है उस पूरी छड़ के अंदर समान रूप से उत्पन्न होता है, या जो इसके अंदर यानी कि एक यानी जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा उत्पन्न होता है। सी वाले ऑप्शन में क्या दिया कि इसका जो मध्य वाला भाग होता है वहाँ पर हमारा विभव अधिकतम होता है, और डी वाले पार्ट में क्या दिया कि जो विभव होता है वो सिरों पर हमारा मैक्सिमम होता है। तो दोस्तों याद रखना जो यानी विभव उत्पन्न होता है किस प्रकार से उत्पन्न होता है वो आपको नोट कर लेना है। यहाँ से भी यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि किसी छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में अपन गति करवाते हैं तो जो विभव उत्पन्न होता है दोस्तों याद रखना यानी एक सिरे पर तो विभव होगा हमारा मैक्सिमम होगा और दूसरे सिरे पर जो विभव होता है वो हमारा मिनिमम होता है। विभव से यानी कि रिलेटेड यानी कि हमारा यह कथन इसको कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है यानी कि हमारा एक सिरे पर अधिकतम हो दूसरे सिरे पर न्यूनतम हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि दोस्तों यदि हमारा यहाँ पर सिरों के यानी छड़ के सिरों पर यानी विभव यानी अलग अलग है, यहाँ पर विभवांतर के कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर यही होगा कि छड़ के अंदर एक विद्युत क्षेत्र होगा। एंड दोस्तों विभव होता है वो तो हमारा इस प्रकार से होता है कि जो हमारा इस छड़ पर यानी कि एक सिरे पर अधिकतम होगा दूसरे सिरे पर न्यूनतम होगा। ये हमें ना तो इसमें दिया हुआ है ना ही इसमें ना ही इसमें। तो ये हमारा इसके यानी कि विभवांतर के कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि छड़ के अंदर एक विद्युत क्षेत्र होगा। अब हमारा 29 क्वेश्चन है। 29 के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एन फेरो और ए माध्यम अनुप्रस्थ काट की एक कुंडली को
कोणीय वेग ओमेगा से एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई होगा। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारी एक एन फेरों वाली और यानी ए अनुप्रस्थ काट वाली एक कुंडली है और उसको ओमेगा कोणीय वेग से यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जा रहा है। तो उसके अंदर जो यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो आपको बताना है किसके बराबर होता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, हमारा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई होता है उसका फॉर्मूला याद रखना है, ये होता है हमारा ई नोट साइन ओमेगा टी होता है। और ई नोट का मान होता है, ये भी आप याद रखना, ई नोट हमारा इज इक्वल टू होता है एन बी ए ओमेगा होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला प्राप्त होता है वो हमारा हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा। यानी दोस्तों एन फेरो वाली कुंडली और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमारा ए हो, उसको बी चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घुमाते हैं तो हमारा जो यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उसका फॉर्मूला ये होता है हमारा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इसको भी आप नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपका 30 क्वेश्चन है। 30 नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि विद्युत में द्रव्यमान के समतुल्य राशि होती है। दोस्तों हमारा जो विद्युत होती है उसके अंदर आपको बताना कि हमारा जो काइनेटिक यानी मोशन होता है, यानी जो हमारा कण गति होती है उसके अंदर दोस्तों जो द्रव्यमान होता है, तो आपको बताना कि विद्युत यानी जो हमारी यानी कि विद्युत होती है उसके अंदर द्रव्यमान के समतुल्य राशि कौन सी होती है। तो याद रखना, जो हमारा काइनेटिक यानी जो कण गति होती है उसके अंदर जो द्रव्यमान का कार्य होता है वही विद्युत के अंदर कार्य प्रेरकत्व करता है। तो हमारी एम होती है और जो एल होती है इसको यानी रिलेटेड किया गया है, तो आपको ये नोट कर लेना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी विद्युत में द्रव्यमान के समतुल्य जो राशि होती है हमारी प्रेरकत्व होती है। अब हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन, 31 के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एक कुंडली की लंबाई अपरिवर्तित रखकर उसमें फेरों की संख्या दुगनी कर देने से उसका स्वप्रेरकत्व होगा। आपको क्या बताना है कि हमारी एक कुंडली है, उसकी यदि लंबाई को अपन अपरिवर्तित रखते हैं और इसमें फेरों की संख्या को अपन क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं, तो आपको बताना कि इसका जो स्वप्रेरकत्व होगा वो कैसे चेंज होगा। तो स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, वो क्या होता है हमारा म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल होता है। तो यहाँ से अपन क्या देखते हैं कि एल का मान हमारा कांस्टेंट रखा गया है और ए का मान भी हमारा यहाँ पर नियत रहेगा, इसको भी चेंज नहीं किया गया है। एन की फेरों की संख्या को दोगुना किया गया है। तो यहाँ से हमारा L2 अपॉन में दोस्तों L1 में प्राप्त होगा वो हमारा N2 अपॉन में N1 का स्क्वायर प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो L होता है स्वप्रेरक तो वह फेरों की संख्या के समान पाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों अपन L2 का मान निकाल लेंगे और L1 का मान यदि अपन L रखते हैं और N2 का मान अपन क्या रखेंगे 2N और L1 का मान यदि N रखते हैं, तो इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, जो L2 इक्वल टू आपको प्राप्त हो जाएगा वो जाएगा 4L। यानी दोस्तों यानी हमारी कुंडली में यानी कि जो हमारा प्रेरकत्व हो जाएगा कुंडली का वो पहले की तुलना में 4 गुना हो जाएगा यदि फेरों की संख्या को 2 गुना किया जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा यानी कि ये 4 गुना यानी 4 टाइम्स से। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो 32 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अंदर क्या बताना कि 50 मिली हेनरी एक कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर संचित ऊर्जा कितनी होगी। आपको क्या बताना कि एक कुंडली है उसका प्रेरकत्व का मान आपको दिया हुआ है और इसके अंदर कितनी धारा हमारी प्राप्त हो रही है यानी प्रवाहित हो रही है वो आपकी भी दिया हुआ है। तो आपको बताना कि इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी। तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यदि किसी कुंडली का प्रेरकत्व एल हो, इसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो हमारी कितनी होती है 1/2 L स्क्वायर होती है। इसको आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर हमें एल का भी मान दिया हुआ है, आई का मान दिया हुआ, तो हमारी जो संचित एनर्जी वो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। वो आपकी कितनी हो जाएगी 1/2, एल का मान कितना है 50 मिली हेनरी, मतलब 50 गुणा 10 की घात -3 और एल का मान आई का मान आपको कितना दिया हुआ है 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो इसको इसे अपन डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2। और दोस्तों यहाँ पर पावर यानी कि 1 0 ये है, इसको अपन इसमें लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 की घात -2। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 5 का 5 5 दूनी 10 और गुणा 10 की घात -2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारा 0.1 होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसके अंदर संचित एनर्जी है वो आपकी कितनी निकल कर आई है 0.1 जूल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 33 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या बताना है कि किसी परिनालिका की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है तो N फेरों की इस परिनालिका का स्वप्रेरकत्व होगा। यानी कि आपको क्या बताना है कि हमारी एक यानी परिनालिका आपको दी गई है कुंडली और इसके अंदर फेरों की यानी जो हमारी इसका जो लंबाई है वो आपको L दी हुई है और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का L दिया हुआ है और फेरों की संख्या आपको N दी हुई है। तो आपको बताना है कि इसका जो प्रेरकत्व होगा स्वप्रेरकत्व वो कितना होगा। तो स्वप्रेरकत्व का जो फॉर्मूला होता है वो हम सभी जानते हैं,
म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल होता है। तो यहाँ से इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, यानी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। आपको ये भी यानी नोट कर लेना है या फिर याद रखना है कि जो हमारा प्रेरकत्व का जो फॉर्मूला है, यदि इसकी लंबाई ए एल हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो, फेरों की संख्या एन हो, तो जो फॉर्मूला होता है हमारा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल होता है। अब हमारा 34 का क्वेश्चन है। 34 के क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि निम्नलिखित परिपथ में बल्ब अचानक क्षण भर के लिए अधिक रोशनी देने लगेगा यदि। आपको क्या बताना है कि इस परिपथ में यानी एक बल्ब जुड़ा हुआ है और एक प्रेरक जुड़ा हुआ है, और यदि अपन इस कुंडली को बंद करते हैं या खोलते हैं तो आपको बताना है कि किस समय में दोस्तों हमारी बल्ब होगा इसकी चमक सर्वाधिक होगी। इसको अपन खोलते हैं उस समय में, या अपन इसको बंद करते हैं उस समय में, या फिर यह कभी भी चमकीला नहीं होगा, या दोनों ही कंडीशन में अधिक चमकेगा। तो आपको बताना है किस कंडीशन में दोस्तों, यानी कि आपको अलग अलग प्रक्रिया याद रखनी चाहिए। यानी पहले से यानी यदि हमारा परिपथ बंद है और यदि इसको यहाँ से जोड़ा जाता है, तो जैसे ही परिपथ को जोड़ेंगे यानी पहले इसके अंदर धारा का मान हमारा आई है और अचानक से इसके अंदर धारा बढ़ने की कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों हमारा प्रेरकत्व लगा हुआ इसके अंदर, इसका कार्य क्या होता है कि यह जिसके यानी कि जो कार्य इसके अंदर होता है उसका अपोज करता है। तो यानी दोस्तों इस धारा का यह यानी विरोध करेगा, तो धारा जितनी इसके अंदर नहीं आनी चाहिए यानी कि उतनी नहीं आ पाएगी। और जब दोस्तों इसको यदि अपन खोलते हैं यानी खुला हुआ है और इसको यदि अपन बंद करते हैं परिपथ को, तो जैसे ही परिपथ को तोड़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि तोड़ने से पहले दोस्तों इसके अंदर धारा हमारी मैक्सिमम प्रवाहित हो रही होती है, और जैसे ही इसको तोड़ते हैं तो यह तोड़ने का विरोध करेगा, यानी धारा इसके अंदर यानी कम होने की कोशिश करे, लेकिन यह इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। यानी धारा पहले से हमारी बहुत अधिक यानी पहले से प्रवाहित हो रही थी, जैसे ही दोस्तों अपन इसको यानी परिपथ को बंद करते हैं तो यह धारा कम होने का यानी विरोध करेगा, यानी धारा का मान बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो क्षण भर के लिए क्या होता है कि दोस्तों धारा का मान यानी कि अचानक से यानी बहुत बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा जो बल्ब होता है वो हमारा सर्वाधिक यानी चमकता है। तो यानी यह कौन सी यानी कठिनाई हुआ जब यानी परिपथ को तोड़ा जाता है, तो उस कंडीशन में होता है, क्योंकि जब परिपथ को जोड़ते हैं तो पहले से धारा का मान कम होता है, और जैसे ही यानी जोड़ेंगे तो यह इसका और ज़्यादा अपोज करेगा, तो धारा का मान हमारा बिल्कुल यानी बहुत यानी कम हो जाएगा, सामान्य से भी कम होगा। लेकिन इसको जब तोड़ते हैं तो तोड़ते समय यानी कि पहले से धारा प्रवाहित हो रही है, तो यानी कुछ क्षण के लिए जो धारा होती है वो सामान्य से अधिक हो जाएगी और बल्ब अधिक चमकेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी इसको जब तोड़ते हैं तो हमारा जो बल्ब होगा वो क्षण भर के लिए अचानक से यानी अधिक चमकता है। अब आपका 35 का क्वेश्चन। 35 के क्वेश्चन में क्या बताना है कि संकलन चित्र में दिखाए अनुसार चालक में प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है जब उसे चलाया जाता है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर आपकी जो ये छड़ है यानी ये चालक है, आपको बताना है कि इसको कौन सी डायरेक्शन में यदि अपन इसको यानी गति करवाएं, मूविंग करवाएं, जिससे कि इसके अंदर यानी विद्युत वाहक बल यानी उत्पन्न हो, यानी प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो, पी की दिशा में, क्यू की दिशा में, एल की दिशा में या एम की दिशा में। तो दोस्तों याद रखना, यदि यानी कि आप भी यानी देख पा रहे होंगे, यदि इसको अपन क्यू की डायरेक्शन में चलाते हैं तो यह यानी चुंबकीय क्षेत्र यानी हमारा इस डायरेक्शन में इसको बिल्कुल भी नहीं काट रहा है। यदि अपन यानी पी की यानी डायरेक्शन में चलाते हैं तो ये भी हमारा सीधा निकलता है, यानी यह इसके अंदर कोई भी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि एरिया यानी इसको काट ही नहीं रहा है। जब इसको एम की डायरेक्शन में गति करवाते हैं यानी दोस्तों ऊपर की ओर इसके लंबवत यदि अपन इसको मूविंग कराएंगे तो यह अधिकतम यानी जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको काटेगा, यानी इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमारा उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से यदि इसको अपन एम की दिशा में गति करवाएंगे तो दोस्तों इसके अंदर प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी यदि इसको अपन एम की डायरेक्शन में मूविंग कराएंगे तो हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो 36वां क्वेश्चन है इसके अंदर आपको क्या बताना है कि एक कुंडली एवं एक प्रतिरोध डीसी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो नरम लोहे की 1 करोड़ कुंडली में प्रवेश करवाया जाता है तब। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या बताना है कि आपके पास एक कुंडली है और एक स्रोत डीसी यानी यह है एक यानी डीसी स्रोत से जुड़ा हुआ है, यानी डायरेक्ट करंट से जुड़ा हुआ है, एसी से नहीं जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर यदि एक यानी करोड़ को प्रवेश करवाया जाता है तब आपको बताना कि जो बल्ब की जो तीव्रता है वो हमारी घटेगी या बढ़ेगी या कम होगी, किस प्रकार से होगी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखना, जब इसके अंदर अपन करोड़ को यानी प्रवेशित करवाते हैं तो हमारी जो ये करोड़ होती है हमारी चुंबकित होती है। हम सभी जानते हैं कि किसी कुंडली के अंदर किसी भी छड़ को अपन प्रवेश करवाते हैं तो वह चुंबक की बातें का यानी व्यवहार करने लग जाती है। लेकिन दोस्तों क्या होगा कि यह चुंबक बन गई, लेकिन यह चुंबक बनी है तो उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण से यह चुंबक बनी है। एंड दोस्तों इसके अंदर प्रवाहित धारा हो रही थी और धारा प्रवाह के कारण ही यह हमारी चुंबकीय बनी है। तो यह छड़ क्या करेगी, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह इसी धारा का अपोज करेगा, यानी कि धारा का
का मान यह कम कर देगा। यदि धारा का मान कम कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगी, हमारी जो बल्ब होगी वह तीव्रता घट जाएगी, यानी कि वह कम चसने लग जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा ये वाला, यानी बल्ब की तीव्रता घट जाएगी। क्योंकि दोस्तों इसको अपन इसमें प्रवेश करवाएंगे तो ये हमारा चुंबकित हो जाएगी, और यह चुंबकित किससे हुई है, इसमें प्रवाहित धारा के कारण हुई है। तो ये जिस धारा के कारण यह प्रवाहित हो रही है तो यह उसी का अपोज करेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है लेंज के नियम में कि हमारा जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसके अंदर क्या होता है कि हमारी यह जिसके कारण से हमारा जो चुंबक या जो हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह उसी का अपोज करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपका 37 क्वेश्चन है। 37 नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है कि किसी शुद्ध प्रेरकत्व एल में आई धारा प्रवाहित होने पर संचित ऊर्जा होगी। यह भी बतानी क्वेश्चन मैंने आपको पहले 2 बार बता दिया है कि हमारी कोई कुंडली है, उसका शुद्ध प्रेरकत्व एल है, आई धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है, तो संचित एनर्जी होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है, वो आपकी कितनी होती है 1/2 L² होती है। ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि Li²/2, तो इसका राइट हो जाएगा ये वाला। अब आपका 38 का क्वेश्चन है। 38 के क्वेश्चन में क्या आता है ना कि एक लंबी क्षैतिज धातु की छड़ है जिसकी लंबाई पूर्व पश्चिम दिशा में गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रही है, तो इसके दोनों 2 सिरों के मध्य विभवांतर है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारी कोई एक छड़ है, उसकी डायरेक्शन क्या है, पूर्व एवं पश्चिम के डायरेक्शन में है, और वह गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर रही है। तो आपको बताना है कि इस छड़ के यानी दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वह समय के साथ यानी बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, या फिर शून्य रहेगा, या समय के साथ घटेगा। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो दोस्तों क्या है कि इसको अपन पूर्व पश्चिम दिशा में रख रहे हैं और यह नीचे इस प्रकार से गति कर रही है, और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो यानी पृथ्वी के कारण जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है वह दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर होती है, उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होती हैं। तो यहाँ पर हमारे तीनों चीज़ें यानी परपेंडिकुलर हैं, तो इसके अंदर हमारा जो विद्युत वाहक बल है या जो हमारा विभवांतर वो जरूर उत्पन्न होगा, शून्य तो नहीं होगा। और वह दोस्तों क्या होगा, दोस्तों हम सभी जानते हैं जो हमारा विभवांतर होता है ई, वह है v के समानुपाती होता है। यानी दोस्तों जहाँ पर वेलोसिटी का मान हमारा अधिक होगा वहाँ पर विद्युत वाहक बल अलग होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है BLV, तो यानी कि v के समानुपाती होता है। और हम सभी जानते हैं कि जो v का जो फॉर्मूला होता है वो G/T होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण मल्टीप्लाई समय। तो जैसे जैसे समय का मान बढ़ेगा हमारी वेलोसिटी का मान बढ़ता जाएगा। हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अपन ऊपर से नीचे गिरवाते हैं तो समय के साथ उसकी वेलोसिटी का मान बढ़ता जाता है गुरुत्वीय त्वरण से। तो यदि वेलोसिटी का मान हमारा यानी समय के साथ बढ़ता जा रहा है तो हमारा जो विभवांतर होगा, जो यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसका भी मान हमारा समय के साथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का मान बढ़ रहा है तो वेलोसिटी के कारण हमारा जो विद्युत वाहक बल है या जो विभवांतर है उसका मान भी बढ़ता जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ये वाला, नहीं समय के साथ हमारा जो विभवांतर है वो बढ़ता रहेगा। अब हमारा 39, 5 हेनरी की चौक कुंडली में प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर प्रति सेकंड से घट रही है, तो कुंडली पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। आपको क्या बताना है कि एक कुंडली है और इसका जो स्वर है तो आपको L दिया हुआ है, और इसके अंदर जो प्रवाहित धारा है यानी धारा की जो दर होती है यानी di/dt वो आपको कितनी दी हुई है -2, यानी दोस्तों 2 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से वह घट रही है। तो इसमें यानी धारा की प्रवाह कितनी हो जाएगी -2, यानी इससे घट रही है। तो आपको याद रखना चाहिए यदि आपको धारा प्रवाह की दर दी हुई हो और स्व प्रेरकत्व दिया हुआ हो तो विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस का L di/dt होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा इसका जो L का मान आपको कितना दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5, और जो हमारा प्रवाह की दर है वो आपको कितनी दी हुई है -2, ये हमारी हो जाएगी -2। तो इसको यदि अपन आगे सोल्व करेंगे तो 5 का 5 5 दूनी 10 आपको 10 प्राप्त होता है, यानी जो हमारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा वो आपको कितना हो जाएगा, वो जाएगा 10 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। दोस्तों नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव कब आता है, इसके अंदर जो यानी प्रवाह की दर होती है हमारी बढ़ रही होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो 40 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको क्या बताना है कि 2 कुंडली के अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ाया जा सकता है। यानी कोई 2 कुंडलियों हैं और इसका जो अन्योन्य प्रेरकत्व है M, उसका मान आप कब बढ़ा सकते हैं, कुंडली में फेरे कम करके, फेरे अधिक करके, या कुंडली को लकड़ी के पर लपेट करके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वही बात आपको इसका जो M का फॉर्मूला वो आपको याद रखना चाहिए। वो हमारा क्या होता है μ0, पहली कुंडली में फेरों की संख्या, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या, और इनका जो क्षेत्रफल होता है ये, और अपॉन में L, यानी कि ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अपन क्या देखते हैं कि दोस्तों इसका जो प्रेरकत्व का मान होता है वह फेरों की संख्या के यानी समानुपाती होती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या का मान यदि अपन बढ़ाएंगे तो हमारा जो अन्योन्य प्रेरकत्व होगा उसका मान हमारा बढ़ जाएगा। तो यानी कि फेरों को अधिक करके इसको अन्योन्य प्रेरकत्व को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये वाला, यानी कि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक करके।
अब आपका 41 क्वेश्चन है। 41 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि यांत्रिकी में रेखीय संवेग को mv से दर्शाते हैं तो वैद्युतिकी में इसके समकक्ष होगा। आपको क्या बताना है कि हमारी जो यांत्रिक होती है, जो मैकेनिकल यानी मोमेंट होता है, उसके अंदर दोस्तों हमारा जो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, उसको अपन mv से दर्शाते हैं। तो इसके तुल्य जो राशि होती है वो आपको बताना कि जो हमारी वैद्युतिकी होगी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके अंदर क्या होती है। तो उसके अंदर आपको याद रखना है कि दोस्तों हमारा जो इसके अंदर यानी द्रव्यमान का कार्य जो हमारे यांत्रिक गतिकी में होता है वह कार्य विद्युत के अंदर यानी प्रेरकत्व के यानी द्वारा पूर्व होता है। यानी प्रेरकत्व की तुलना हमारे द्रव्यमान से की गई है और जो हमारी जो वेलोसिटी है दोस्तों उसकी धारा से की गई है उसकी तुलना। तो यहाँ पर यदि हमारा mv है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हमारा li हो जाएगा, क्योंकि m का कार्य जो प्रेरकत्व करता है और v का कार्य हमारा क्या करते हैं, करंट यानी धारा करती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी mv को अपन किससे दर्शाएंगे, li से दर्शाएंगे। अब हमारा है 42 नंबर का क्वेश्चन है। 42 में आपको बताना है कि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व ये है। जब प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पीयर पर की दर से यानी बदलती है तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं निकालना, आपको क्या दिया हुआ है कि अन्योन्य प्रेरकत्व m दिया हुआ है और di/dt दिया हुआ है, वो आपको कितना दिया हुआ है, 5 है। तो हमारा जो अन्योन्य प्रेरकत्व होता है इसका भी फॉर्मूला आपको यानी अन्योन्य परिवर्तन के कारण जो हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इसका फॉर्मूला भी याद रखना, हमारा क्या होता है, m इंटू में di/dt होता है। यहाँ पर m का मान हमें क्या दिया हुआ है, m का मान यहाँ पर दिया हुआ है 0.2 हेनरी, तो ये हो जाएगा 0.2 और गुणा di/dt, तो यानी कि ये हमारी कितनी है, 5 एम्पियर पर सेकंड। तो ये जाएगा हमारा 5 का 5 5 दूनी 10, यानी कि ये हमारा पॉइंट लगेगा तो 1 हो जाएगा। तो जो हमारा जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका 43 क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना कि प्रेरकत्व की इकाई होती है। दोस्तों आपका जो स्वप्रेरकत्व होता है उसकी यूनिट आपको बतानी है कौन सी होती है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों प्रेरकत्व का, मैंने आपको विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला बताया है, ये हमारा m di/dt होती है। तो यहाँ से यदि अपन इसकी यूनिट निकालेंगे दोस्तों, e हमारी क्या होती है, e का हमारा हो जाएगा वोल्ट, dt इसको इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा यानी कि सेकेंड आ जाएगा। और दोस्तों ये हमारा di है यानी धारा, ये इसके इधर आएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, एम्पीयर इसके नीचे आएगा। तो हमारा जो अन्योन्य प्रेरकत्व जो स्वप्रेरकत्व कुछ भी है, इसको जो हमारी यूनिट निकल कर आती है वो हमारी क्या निकल कर आती है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। तो आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ, ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में। और आपको याद रखना है इसकी जो हमारी दूसरी यानी यूनिट होती है वो हम सभी जानते हैं हमारी क्या होती है, हेनरी होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपका 44 क्वेश्चन है। एक क्षैतिज सरल रेखीय चालक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर मुक्त रूप से गिराया जाता है, अतः आपको क्या बताना है कि हमारा एक यानी इस प्रकार से चालक है, उसको दोस्तों यानी कि यानी एक सिरा उत्तर में रखा गया है, दूसरा सिरा दक्षिण में, तब इसको नीचे गिराया जाता है। तो आपको बताना कि चालक के अंदर उत्तर की दिशा में धारा प्रेरित होगी, या चालक में उत्तर से दक्षिण की ओर धारा प्रेरित नहीं होगी, या चालक में लंबाई के अनुदिश से विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा, या चालक की लंबाई के अनुदिश प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी होती है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, और जो छड़ रखी गई है ये भी हमारे यानी इसी के डायरेक्शन में रखी गई है, यानी उत्तर दक्षिण दिशा में रखी गई है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोस्तों हमारी जो लंबाई है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हमारा बी एल वी ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तभी इसके अंदर हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर कोई भी विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी चालक की लंबाई के अनुदिश विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। दोस्तों आपको बी वाला ऑप्शन हमें यानी गलत दिया हुआ है। हिंदी इंग्लिश वाले में तो सही है कि ए करंट विल बी इंड्यूस यानी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी दोस्तों हमारे क्या दिया हो कि इसके अंदर यानी करंट वो फ्लो होगा। यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं आएगा, यानी कि ये तो बिल्कुल सही है। यदि नहीं आता तो हम सभी जानते हैं कि यदि इसके अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं हो रहा है तो यानी कोई धारा भी प्रेरित नहीं होगी। तो यदि यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो ये दोनों ऑप्शन हमारा राइट है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में यह नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको नोट नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो हमारा एक्चुअल में जो राइट आंसर है उसका यानी बुक के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका जो 45 क्वेश्चन है इसमें क्या बताना है कि किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है।
वो इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, इसकी लंबाई के समानुपाती होता है, इसके अनुप्रस्थ यानी जो हमारा क्षेत्रफल होता है उसके समानुपाती होता है, या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों आपका जो सुप्रेरितों का जो फॉर्मूला होता है वो नोट कर रख लेना। हम सभी जानते हैं म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल होता है। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं कि जो हमारा जो एल होता है वो ए के समानुपाती होता है, एल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा राइट होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो सुप्रेरक वह क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, ये हमारा राइट हो जाएगा। इसमें धारा है नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। लंबाई के समानुपाती होता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यह इसके व्युत्क्रमानुपाती है। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इसके समानुपाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जो प्रेरकत्व होता है वो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अब हमारा 46 का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हो कि एक 3 मीटर लंबे चालक को 10⁻³ टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 10⁻² मीटर प्रति सेकंड के साथ से चलाया जाता है तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होगा। आपको क्या दिया हो कि हमारी कोई एक यानी 3 मीटर की जो हमारी लंबी छड़ है उसको 10⁻³ यानी वाले चुंबकीय क्षेत्र में यानी मूविंग कराया जा रहा है और वेलोसिटी आपको कितनी दी हुई है 10⁻²। तो आपको याद रखना है जो हमारा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो BLV होता है। यदि B चुंबकीय क्षेत्र में L लंबाई की छड़ है उसको V वेलोसिटी से अपन मूविंग कराते हैं तो इसके अंदर जो विद्युत वाहक बल होता है हमारा क्या होता है BLV, इन तीनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको B का मान कितना दिया हुआ है 10⁻³, L का मान कितना दिया हुआ है 3 और वेलोसिटी का मान कितना दिया हुआ है 10⁻²। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमें 0.3 प्राप्त हो जाता है। तो हमें इसका राइट हो जाएगा 0.3 वोल्ट क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर 10⁻² है और यहाँ पर -3 है तो 10⁻1 बचेगी। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0.3। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अब आपका 47 का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हो कि एक वर्गाकार चालक लूप जिसकी भुजा L तथा प्रतिरोध R है अपने तल में V वेलोसिटी से किसी भुजा के लंबवत दिशा में गति कर रही है तो समय एवं स्थान के सापेक्ष अचर एक चुंबकीय क्षेत्र B में के लंबवत भीतर यानी बाहर हर जगह विद्यमान होता है तो लूप में प्रेरित धारा होगी। आपको क्या बताना है कि दोस्तों आपके पास इस प्रकार से कोई एक वर्गाकार छड़ है और इसे यानी B चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है। दूसरी छड़ है चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपको क्या दिया हो कि सभी जगह समान समय और यानी स्थान के सापेक्ष अचर यानी रहता है यानी सभी जगह समान होता है। तब आपको बताना कि इसके लूप में जो प्रेरित धारा होगी वो कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पर याद रखना इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा कितना होता है BA। तो ये सभी जगह समान होगा क्योंकि इसका एरिया भी हमारा सभी जगह समान होगा। और दोस्तों हमारा जो B का मान है मैग्नेटिक यानी फील्ड है चुंबकीय क्षेत्र है वो भी यानी सभी जगह समान है। तो इन दोनों का मान समान होने के कारण इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला अपन सभी जानते हैं कि NDA यानी d∅/dt होते हैं। यहाँ पर d∅ का मान यदि हमारा 0 है तो इसके अंदर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो भी हमारा 0 होगा और इसके अंदर कोई भी धारा प्रेरित नहीं होगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर D वाला। अब आपका 48 क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना है कि जब एक तार लूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कितने परिक्रम में एक बार बदलती है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारी जो यानी कि एक कुंडली है वह किसी चुंबकीय क्षेत्र में यानी इस प्रकार से यानी घूर्णन कर रही है। तो आपको बताना है कि किसी चक्कर के बाद यानी किसी परिक्रमण में उसकी धारा का मान बदल जाता है। तो याद रखना हाफ परिक्रमण में इसकी धारा का मान बदल जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर B वाला। क्योंकि दोस्तों यानी कि अपन जानते हैं कि ABCD यहाँ पर ये है तो हाफ चक्कर के बाद में दोस्तों इसकी जो हमारी स्थिति क्या हो जाती है कि ये वाला भाग यहाँ पर आ जाएगा, ये B, ये हमारा C हो जाता है, ये D। पहले इसके अंदर धारा प्रवाहित है इसी हो रही तो यहाँ पर भी हमारी इसी होगी। तो पहले धारा हमारी ABCD डायरेक्शन में थी, यहाँ पर हमारी किस डायरेक्शन में हो गई DCBA हो गई। हम सभी जानते हैं कि यानी कि हाफ यानी परिक्रमण के बाद इसकी भुजाएं बदल जाती हैं। तो हाफ परिक्रमण के बाद इसके अंदर जो प्रवाहित धारा उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अब हमारा 49 क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र B में एक चालक तार दाईं ओर यानी चल रहा है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा है वो भी दिखाई गई है, ऊपर की ओर है। तो आपको बताना कि विद्युत क्षेत्र को का यानी दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बतानी है। यदि इसको अपन इस डायरेक्शन में गति करवाते हैं तो जो हमारी धारा वो ऊपर प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों याद रखना हमारा जो फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम है उसके अनुसार यदि हमारा जो अंगूठा है यानी हमारे दाएं हाथ का अंगूठा है दोस्तों उसे करना आप इस डायरेक्शन में, अंगूठे को इस डायरेक्शन में करते हैं। और जो हमारी तर्जनी अंगुली है उसको अपन छोड़ेंगे, पर जो हमारी मध्यमा अंगुली है उसको अपन उस ऊपर की ओर करेंगे। तो दोस्तों हमारी जो तर्जनी अंगुली होगी यानी कि मध्यमा और अंगूठे के बीच वाली अंगुली होगी उसकी डायरेक्शन हमारी किधर होगी यानी पृष्ठ के लंबवत नीचे की ओर होगी। अपने हाथ को कर सकते हैं यानी यदि हमारा
अंगूठा अपन इस डायरेक्शन में करेंगे और जो हमारी जो मध्यमा उंगली है उसको पृष्ठ यानी हमारे पृष्ठ जो ऊपर है ऊपर की ओर करेंगे, और जो हमारी जो मध्यमा तर्जनी उंगली होगी हमारे पृष्ठ के लंबवत नीचे की ओर होगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी नीचे की ओर कहाँ पर दिया हुआ है इस वाले ऑप्शन में दिया हो, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन में क्या बताना है कि एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत एल लंबाई का चालक यानी दंड वी वेग से गिर रहा है, तो इसके दोनों सिरों के ऊपर विभवांतर होगा। दोस्तों हमें क्या दिया हो कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी है और हमारी उसकी लंबाई एल है और वी वेलोसिटी से गिर रहा है, तो आपको बताना कि विद्युत वाहक बल, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा बी एल वी होता है, ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये यहाँ पर हमें दिया हो कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका जो हमारा राइट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसी के साथ हमारे आज के जो हमारा EMI है इसके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही यानी अच्छे यानी और यानी क्वेश्चनों के साथ, लगभग इसके 25 क्वेश्चन और हैं, वो अपन इसके थर्ड पार्ट में करेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।